अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशफीन जमाल। पाकिस्तान में जो बजट जिसका बहुत इंतज़ार था वो पेश कर दिया गया है, बल्कि आज तो पंजाब का भी बजट जो है वो आ गया है, हमने देखा है। और मैं कल भी चाह रही थी इसके ऊपर बात करना और वीलॉग करना, मगर कल का पूरा दिन बजट कवर करने में हमारी बहुत मसरूफियत थी। बजट जैसा तवक्को की जा रही थी क्या वैसा ही आया कि नहीं आया, एक ही सवाल है जो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इस बजट के ऊपर अगर बिल्कुल एक प्लेन सिंपल पहले एनालिसिस कर दूँ तफसीलात में जाने से पहले, तो एक बात तो हुकूमत ने भी बड़ी मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर बड़ी वाज़ेह कर दी थी कि ये बजट जो है ये बिल्कुल एक IMF डिक्टेटेड, एक IMF लेड बजट होगा, जो कि हमने देखा कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, बजट को कवर करते हुए मुझे भी बहुत अरसा जो है वो गुजर गया है इस फील्ड के अंदर। बहुत सारे बजट्स मैंने अपने करियर में कवर किए हैं। बहुत ही चीज़ों के ऊपर से ब्रश करके हमने देखा कि जो तकरीर थी वो गुजर गई। बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो अब हमें कहीं और ज़राए से जो है वो हम देख रहे हैं कि मिल रही हैं। ऐसा लगा कि हुकूमत ने जान के अवॉइड किया कि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं कि जिनके अंदर क्या कितना एलोकेट किया गया है या क्या कोई डिसीजंस लिए गए हैं, उनको बजट तकरीर का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि फिर उसकी वजह से एक क्रिटिसिज्म जो है वो शुरू हो जाएगा, हो जाना है, जो कि ऑलरेडी हो भी चुका है। लेकिन उस दिन के अंदर जो है वो कुछ आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया गया। एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी एकेडमिक सी टेक्स्ट बुक किस्म की तकरीर थी वज़ीर ख़जाना साहब की। अपोजिशन की तरफ से भी छोटा छोटा हल्का हल्का सा जहाज जो है वो हमने देखा कि किया गया कौमी असेंबली के अंदर, लेकिन नथिंग सब्सटैंशियल जिससे ये लगे कि कोई किसी किस्म की डिसरप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई उस तकरीर के अंदर, विच इज़ अ गुड थिंग। हम हमेशा कहते हैं कि जो बिज़नेस है हाउस का उसको चलने देना चाहिए। लेकिन अब अगर थोड़ा सा बजट को एनालाइज करें, IMF लेड बजट होगा, IMF डिक्टेटेड बजट होगा, ये तो हमें बार बार बताया जा रहा था। अच्छा, बहुत दिन पहले से ये बहस जो है ऑलरेडी छिड़ी हुई है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट FBR को दिया गया है, जो तकरीबन 13 ट्रिलियन का है, 12,970 अरब रुपए बताया जा रहा है कि जो वो कलेक्ट करने हैं हमने, FBR ने कलेक्ट करने हैं, वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, उसके अंदर से कुछ थोड़ा बहुत जो इजाफी। अच्छा, ये भी जहन में रखें कि जो रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट के अंदर जो जंप है, अगर परसेंटेज के अंदर मैं बात करूँ तो 38% का इजाफा जो है वो हमने अपने टारगेट में सेट किया है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी डिड लास्ट ईयर। यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमने ये टारगेट रखा है कि हम 38% ज़्यादा रेवेन्यू जो है कलेक्ट करेंगे। अब वो जो गैप है 38% जो ऊपर इंक्रीज़ है अमाउंट है, उसके अंदर कह रहे हैं जी कि एक सर्टन अमाउंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वो दीगर इशू जगहों से हेड से निकल सकता है, लेकिन जो बाकी का अमाउंट है जो कि एक बड़ा अमाउंट है 1700 अरब तक का अमाउंट है, वो कहाँ से निकलेगा, किस तरीके से जो है वो उसको हैंडल किया जाएगा। वो जो हम कहते हैं कि एक मईशत जो कि 2.5 या 3% से ग्रो करेगी, और वो भी टारगेट है अगैन, हर दफ़ा तकरीबन हर साल हम ग्रोथ का ये जो हदफ हम रखते हैं उसको हम मिस भी कर देते हैं। तो उस पर भी अगर हम रियलिस्टिक हों तो 1% उससे भी कम कर दें तो 2.5-3% के टारगेट ग्रोथ जो इकॉनमी कर रही है, वो इकॉनमी 38% ज़्यादा रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेगी, ये जो है वो एक सवाल है जो कि बजट बनाने वालों ने शायद उसके ऊपर गौर नहीं किया या गौर करना चाहते नहीं थे। और अब जो सवाल आ गया, ये बॉल आ गई है, वो फिर मेरे आपके जो हम तनख्वाहदार तबका हैं, जो हम मजदूर तबका हैं, जो इस मुल्क की वर्किंग क्लास है, उनकी कोर्ट में बॉल आ गई है, और जो बोझ है इजाफी वो अब हमें उठाना पड़ेगा। सो इन रियल टर्म्स पहले जो हम अपनी इन्फ्लेशन की और जो हमारी इस वक्त रुपये की वैल्यू है उसके हवाले से भी अगर बात कर लें, तो अगर पहले 10,000 रुपये की जो परचेजिंग पावर थी वो अगर 9,000 रुपये थी, तो वो ऑलरेडी अब परचेजिंग पावर गिर कर 8,000 रुपये हो चुकी है। अब उसके ऊपर एक इजाफी टैक्स भी है जो हमें देना पड़ेगा। जो सैलरी क्लास है उसके लिए ये तो कहा गया जी कि हमने स्लैब्स को इंक्रीज़ नहीं किया क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 45% तक मैक्सिमम स्लैब जो है वो लेकर जाएंगे, जो कि नहीं लेके जाया गया, लेकिन स्लैब्स को रीशफल किया गया है। तो बोझ वन वे और दी अदर सैलरी क्लास पे पड़ा है। और इस दफ़ा जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि जो कम तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर जो बोझ है उसके अंदर 100% इजाफा देखने में सामने आया। यानी कि जो मिनिमम स्लैब में फॉल करने वाले लोग हैं, अगर वो माजी में 7,500 जो कि वो दे रहे थे, यही स्लैब थी, टैक्स दे रहे हैं, तो अब उनको फ्यूचर में 15,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 100% इंक्रीज है। 7,500 का डबल अगर आप करें तो 15,000 बनता है। तो 100% इंक्रीज जो है वो उनके टैक्स के अंदर किया गया है। स्लैब्स को रीशफल इस तरीके से किया गया है कि जो कि निचला सैलरी क्लास तबका है उसके ऊपर इसका अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और टैक्स जो है वो मॉडल वही नज़र आ रहा है कि आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगानी है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाना है,
पेट्रोल मसनूआत के ऊपर, वहाँ से आपने पैसे जनरेट करने हैं, आपने सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स लगाना है, आपने वहाँ से पैसे जनरेट करने हैं। कुछ रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी बात की गई है, कैपिटल गेन टैक्स जो है उसकी भी जो है वो एक फिक्स्ड फ्लैट रेट जो है वो लगाया गया है फाइलर्स के ऊपर, जो कि एक अच्छी बात है, मस्बत बात है। लेकिन ये भी अच्छा किया है इस केस के अंदर कि जो लोग नॉन फाइलर्स हैं और जो कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जाके कहीं पे कोई टैक्स फाइल करके आ जाते हैं जस्ट टू शो कि जी हमने टैक्स फाइल किया, लेकिन रूटीन में टैक्स जो है वो फाइल नहीं करते, उन लोगों के लिए जो गैप है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये हमेशा कहा जाता है कि पेनलाइज करेंगे तो लोग जो है वो टैक्स देंगे। तो अगर एक फाइलर 15% टैक्स देगा तो नॉन फाइलर 45% टैक्स देगा, जो कि एक बड़ा गैप है। उस गैप को अवॉइड करने के लिए शायद लोग अपने आप को अब डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें, लोग शायद FBR जाके अपने आप को रजिस्टर करना शुरू कर दें और लोग जो है वो टैक्स पे करना शुरू कर दें इस मुल्क के अंदर। लेकिन अगेन एक खदशा ये पाया जा रहा है कि जिस तरीके से ये टैक्सेशन का सिस्टम जो है वो डिवाइस किया गया है और टैक्सेस लगाए गए हैं, ये इकॉनमी जो है वो पहले भी कैश बेस्ड है, बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड है, फर्दर कैश बेस्ड हो जाएगी, फर्दर अनडॉक्यूमेंट हो जाएगी। जो सैलरी क्लास है, जो मैं हूँ, मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं, हमसे तो जो टैक्स हुकूमत मुतालबा करती है वो एट सोर्स काट लेती है, हमारा तो टैक्स कटेगा। लेकिन जो लोग पहले नेट में नहीं हैं, और जो कि हमारा प्रॉब्लम है, बहुत देरीना मसला है कि हम लोग टैक्स का रेवेन्यू या अमाउंट तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो बेस है, जो नेट है, उसको एक्सपैंड नहीं कर पाते। वो इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। बहुत बड़े बड़े इस तरह के शादी हॉल्स की आप बात कर लें, आप बहुत सारे ये जो स्कूलिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, उनकी आप बात करें, बहुत सारे इस तरह के हेड्स हैं हमारे पास। रिटेल सेक्टर के अंदर ज्वेलरी शॉप्स ऐसी बहुत सारी हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, वो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस करती हैं। और जो अभी हुआ है उसके बाद भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि हम कैश बेस्ड इकोनॉमी को ही प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये किताबी बातें तो बहुत अच्छी हैं कि हमने टैक्स बेस को एक्सपैंड करना है, लेकिन हमारा कोई कदम, कोई दाम ऐसा नहीं होता जिससे ये लगे कि हम टैक्स बेस को फाइनली या वाकई एक्सपैंड करना चाहते हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये जो आपकी आमदन है उसका मामला हो गया कि हमेशा जो आसान तरीन हेड होता है या तरीका होता है, हम वहाँ से आमदन जनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब दूसरा ये है कि जो आप कमा रहे हैं उसमें से आप खर्च क्या करें, यानी कि जो हुकूमत का खर्चा है, अब उसके ऊपर भी इस दफ़ा ये तवक्को की जा रही थी कि कोई बड़े मैसिव अग्रेसिव किस्म के एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स जो है वो देखने में सामने आएंगे, हुकूमत अपने अखराजात जो है उनको कट करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगा कि उसके बिल्कुल बरक्स हुआ है और हमने अखराजात की वजह से हमारा जो हुजूम है टोटल बजट का, वो भी जो है वो जंप अप किया है, वो बढ़ा है। और जो अखराजात हैं वो भी हुकूमत के, ना तो किसी किस्म का कोई ऑस्टेरिटी मेजर हमने देखा कि जो लिया गया, उसके लिए एक के बाद दूसरी के बाद मेरे ख्याल 3 कमिटीज़ बनी कि जिन्होंने कहा जी कि हम जो है वो कफ़ायत जारी के लिए रिफॉर्म्स क्या कर सकते हैं, उसकी तजावीज़ ये कमिटीज़ देंगी। लेकिन कौन से तजवीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया, क्या कोई तजावीज़ आई कि नहीं आई, इसके कोई डिटेल्स जो है वो भी तक हमारे सामने नहीं है। तो ऐसा लगता है कि वो भी फोकस नहीं था हुकूमत का। फिर बात कर ले पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फ़ंड की, जो PSDP है, जो प्रोजेक्ट्स हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के, उनके लिए भी खतीर रकम जो है वो अलग की गई है। 1400 अरब रुपए जो है वो एक तरफ रखे गए हैं और 100 अरब रुपए इजाफी रखे गए हैं कि जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च किए जाएंगे PSDP के हेड के अंदर से। तो 1500 अरब रुपए का बजट जो है वो PSDP के अंदर जो है खाली वो रखा गया है। अब ये हेड भी ऐसा है कि जिसके अंदर हमारे बिल्कुल ऑन गोइंग पुराने इतने कितने मंसूबे हैं जो कि हम लोग कमिट कर देते हैं बजट के अंदर कि हम ये अमाउंट खर्च करके उन मंसूबों को पूरा करेंगे, जो तरक्याती मंसूबे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ना वो मंसूबे पूरे होते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते, वो कंटिन्यू करने होते हैं अगले साल। हम उनकी कंटिन्यूटी के साथ साथ नए मंसूबे डाल देते हैं इस हेड के अंदर और उसके बाद हम इस बजट को इतना एक्सपैंड कर देते हैं जो कि हमारे अखराजात का बजट है। हर साल इसके अंदर कट भी लगता है, मल्टीपल मिनी बजट्स भी आते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने बजट का हुजूम बढ़ाते हैं ये अमाउंट शो करके इस हेड के अंदर, बड़ी एग्जैजरेटेड अमाउंट शो करके। डिफेंस का बजट जो है वो भी इस दफ़ा खासा, उसके अंदर भी हमने देखा है कि जंप है डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट की मद के अंदर। फिर उसके बाद जो सिविल गवर्नमेंट के अखराजात हैं वो भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 829 अरब के कुछ इस तरह का अमाउंट था। उसके अंदर जो है वो मुख्तस किया गया है, उसके लिए भी अखराजात को कम करना था, ऑस्टेरिटी करनी थी, कफ़ायत जारी करनी थी, लेकिन हमने बजट बढ़ा दिया है। तो वो भी एक अजीब व गरीब किस्म का मामला जो है वो हम देख रहे हैं कि सामने आया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक जब हम अखराजात की बात करते हैं कि आपने अपने अखराजात कहाँ से कम करने हैं, कैसे कम करने हैं, 3% इस मुल्क में सरकारी मुलाजमीन हैं। तनख्वाहें हम उनकी बढ़ा के जब ऐलान करते हैं तो हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि हमने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया है, लेकिन वो तनख्वाहदार तबका इस मुल्क की मेजॉरिटी के अंदर आता नहीं है, हम उसमें आते नहीं हैं। हम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि हुकूमत ने अगर कुछ इंक्रीज़ किया तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इट शुड फॉलो सूट, या वो पीछे उसके ऊपर जो है वो भी अमल करेगा, तो उनके ऊपर तो कोई इस तरह की बार नहीं है, तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं। सो बेसिकली
پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والا ایک سیلریڈ امپلائی جو ہے وہ ٹیکس بھی زیادہ دے گا، اس کی ٹیکس منی سے سرکاری جو ملازم ہے اس کو ہر سال چاہے وہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کی پرفارمنس ایویلیویشن کیے بغیر اس کو تنخواہ بھی زیادہ ملے گی. اور جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے اور جن سروسز کی بات ہے جو کہ پبلک سیکٹر پرووائڈ کرتا ہے اس ملک کے عوام کو، ان سروسز کا کیا حال ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ مجھے بلکہ کامنٹس میں بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کا سرکاری محکموں سے ڈیل کرنے کا کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا. تو سرکاری محکمے جو ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، جو انہوں نے سروس دینی ہے وہ بھی نہیں دیتے. ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ نے کیا کام کیا ہے، کارکردگی کیسی تھی آپ کی. کارکردگی آپ کی اچھی ہو یا بری ہو، سرکاری ملازم کو یہ پتہ ہے کہ بجٹ کے پہلے ہفتے میں 1.5 ہفتے میں جو ایک ایکٹیویٹی ہونی ہے یعنی بجٹ آنا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہمیں ہو ہی جانا ہے. جو باقی مراد وہ لیتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ سیلری کا اضافہ بھی ہو جانا ہے. تو اس ملک میں ایک عام تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والا میرے جیسا انسان یہ سوال کر رہا ہے کہ اتنے میسو ٹیکسز ہم دیں، ویلفیئر کے نام پہ ہمیں حکومت کیا دیتی ہے؟ کیا ہمیں صحت ملتی ہے؟ کیا ہمیں تعلیم ہمارے بچوں کو مفت ملتی ہے؟ کیا کسی قسم کی اور کوئی ایسی سہولت ہے جو ہمیں حاصل ہے؟ ہمیں ہر چیز کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور اپنی جیب سے پہلے خرچ کرنا پڑتا ہے. تو ہم اپنی سروس کے لیے بھی خرچ کریں، ہم ٹیکس کے اوپر بھی خرچ کریں، ہم حکومت کے اخراجات کو بھی فنڈ کریں. واٹ از ان اٹ فار اس؟ یہ ایک سوال ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت میجر ریزن ہے اس ملک سے جو اتنا میسو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کا. اور ہمیں لگا تھا کہ شاید اس بجٹ کے اندر کچھ کیٹر کیا جائے گا اس ایشو کو، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں کیا گیا. اب اس بجٹ کی جو کچھ بہت ساری پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، میں کل کی ویلاگ میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گی، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا تھا. بہت سارے ایریاز اور ہیں. ڈائریکٹ انکم ٹیکس کی جب بات آتی ہے تو کیا پینشن جن لوگوں کو مل رہی ہے ان کو ٹیکس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. یا کسی قسم کا کوئی پینشن ریفارم کرنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. کیا ہم کہہ رہے تھے ہم ایک ڈفرینٹ ماڈل آف پینشن لائیں گے، اس کے اوپر کوئی تفصیل نہیں دی گئی. تو بہت سارے ایریاز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بہت ہمیں لگا کہ بس گزر گئے ہیں، خالی اکیڈیمک سی گفتگو کر دی ہے، لیکن کوئی خاص اس کے اوپر پیش رفت کیسے ہوگی اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا. اگین ایک بڑی کتابی سی بات کی گئی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، کیسے ہوگی پتہ نہیں. صوبوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنا حصہ دینا پڑے گا، کیسے ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ اس ملک میں بہت سارے ایسے ان ٹیکس سیکٹرز ہیں، ان کو ٹیکس کرنا ہوگا، اچھی بات ہے، کیسے ہوگا کوئی اس کے اوپر اپڈیٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ہلکا سا بجٹ تھا جو آ گیا ہے. پنجاب کا بھی بجٹ آیا ہے، بہت ہی شاہانہ اور ایکسٹراویگنٹ قسم کا بجٹ آیا ہے، اس پہ بھی بات کروں گی اگلے ویلاگ میں. اور جو اس وقت ایک ملک میں اوور آل پولیٹیکل سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آج کے اس ویلاگ سے بس یہی کچھ. آپ کو کانٹینٹ پسند آ رہا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے کانٹینٹ کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.